हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 10। इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा चुकी हूँ, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर 10। हमारा क्या है, एयर। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अर्थ, यानी कि हमारे चारों तरफ हवा प्रेजेंट है। हम इसे फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो प्योर हवा होती है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है। उसमें कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस होती है, यानी कि उसमें कोई स्मेल नहीं होता है और टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होता है। इसलिए हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। कब? जब हवा चलती है तब हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। आगे है बच्चों कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि हवा में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या उसमें मिक्स होती है। तो एयर क्या है, इन मिक्सचर है गैसेस का जो कि इनविजिबल है, यानी कि इनविजिबल गैसेस का मिक्सचर है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, जिसमें लगभग 78% यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन होता है। इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट, यानी कि लगभग 1% अदर गैसेस भी होते हैं। इन गैसेस में क्या क्या शामिल होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन और अदर गैसेस इसमें शामिल होते हैं। कितना? सिर्फ ये 1% में इतने सारे गैसेस शामिल होते हैं। और मेन जो क्या है, नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। इसे आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ कंपोजिशन ऑफ एयर देखा। अब आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। तो क्या आप जानते हैं कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, वो एयर की ह्यूमिडिटी को दर्शाता है, यानी कि एयर में कि हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है। जैसे कि आपने बरसात में देखा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से अगर हम कपड़े वगैरह धोते हैं, गीले कपड़े होते हैं तो जल्दी सूखते नहीं हैं। वही गर्मियों के सीज़न में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें हवा में ह्यूमिडिटी की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। तो एयर की जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एनिमल्स हैं, साथ ही ह्यूमन बीइंग्स, सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उन्हें हर मिनट, हर सेकंड अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वे ऑक्सीजन को लेते, हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान ये जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं। और ऑक्सीजन जो कि हवा में प्रेजेंट होती है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है फ्रॉम द फूड, दैट इज जो फूड में खाया जाता है, जो भी फूड खाया जाता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। ऑक्सीजन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, यानी कि ऑक्सीजन जो है बर्निंग के लिए भी ज़रूरत होती है। अगर आप माचिस जलाते हैं या फिर गैस जलाते हैं, तो अगर इन्वायरमेंट में, हवा में ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं पकड़ेगा, आग नहीं जलेगा। ओके। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जिससे आप समझेंगे कि हमारे एयर में और हमारी लाइफ में ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी कराया गया है जिसमें बोला गया है कि 2 कैंडल आपको जलाना है। एक को ऐसे ही रखना है, दूसरे को ग्लास से ढक देना है, ठीक है। और जब आप ग्लास से ढक देंगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ी देर में बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन था वो जब ख़त्म हो जाएगा कुछ ही देर में, तो फिर वही जो कैंडल है ये बुझ जाता है। लेकिन ये जो बाहर है, इसे एयर से ऑक्सीजन मिलता रहता है, इसलिए ये जलता रहता है। तो इससे हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस है बर्निंग के लिए। दूसरी एक्टिविटी है जो प्लांट को किस तरह से जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि एक प्लांट आपको लेना है, 2 प्लांट लेना है, उसमें एक को ऐसे ही खुला रखना है और दूसरे को प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है। तो इसमें ना तो सनलाइट पड़ेगा, ना तो इसमें जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। तो इसके कारण से क्या होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और इस कारण से ये कुछ दिनों में ये जो है वो प्लांट मर जाएगा, जबकि ये वाला प्लांट हेल्दी रहेगा। दिस इज़ बिकॉज प्लांट नीड एयर टू लिव, इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट है उसे जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है।
दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो हवा में प्रेजेंट होती है। किस लिए यूज़ करते हैं? इनका जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का पौधों का, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस में ये अपना फूड बनाते हैं। तो उस समय इन्हें एयर से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जब इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। दे कैरी आउट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये अपना इस प्रोसेस को कब करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, यानी कि दिन के समय में करते हैं। तो आगे है नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस। तो नेचर किस तरह से बैलेंस मेंटेन करता है? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि दूसरी ओर जो प्लांट्स हैं वो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखा हमने कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे प्लांट्स लेते हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो हवा में बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। क्या आप जानते हैं कि ऑन एन एवरेज, यानी एवरेज ह्यूमन बीइंग एक दिन में 22,000 टाइम्स सांस लेता है, एवरेज है ये, और इस दौरान वह 16 किलोग्राम एयर को अपने अंदर लेता है और छोड़ता है। आगे देखते हैं अब रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या रोल है? तो नाइट्रोजन गैस जो कि हवा में प्रेजेंट है, हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन गैस है, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन गैस प्लांट्स के रैपिड ग्रोथ, यानी कि तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करती है। ये उनके फ्रूट्स और उनमें सीड्स को डेवलप करने में भी हेल्प करती है, और इसी के कारण से जो पत्तों की क्वालिटी और साइज़ होती है वो भी बढ़ती है, वो भी इंक्रीज़ होती है। इसलिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। लेकिन प्लांट्स क्या है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं हवा से, यानी कि हवा से डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ जिस तरह से करते हैं, तो उस तरह से नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह वो क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का जो चेंज्ड फॉर्म है, यानी उसका जो दूसरा चेंज रूप है, उसका यूटिलाइज़ करते हैं प्लांट्स। तो उसका यूटिलाइज़ कैसे करते हैं? तो जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर, यानी कि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है, इसको वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? देखिए, मिट्टी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? नाइट्रेट और अमोनियम साल्ट में। तो ये जो साल्ट होता है ये प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा किया जाता है, यानी कि प्लांट्स इस साल्ट को लेते हैं जिससे कि उनकी जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो ये प्लांट्स कैसे लेते हैं इस नाइट्रोजन को? तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो सॉइल में होते हैं, और ये साल्ट भी सॉइल में होते हैं। तो उनके रूट्स सॉइल से इन साल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर प्लांट्स जो होते हैं उनका यूज़ अपने लिए प्रोटीन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका एक डायग्राम दिखाया गया है कि एयर में नाइट्रोजन है, फिर उसे क्या करता है बैक्टीरिया, सॉइल में उस नाइट्रोजन के ऊपर काम करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है एक स्पेसिफिक फॉर्म में, और ये जो स्पेसिफिक फॉर्म है नाइट्रोजन का, इसे प्लांट्स के द्वारा मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा है द एटमॉस्फेयर और शील्ड, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट है, ये एक शील्ड यानी कि कवच के रूप में किस तरह से है। तो जो एटमॉस्फेयर है ये एक शील्ड की तरह काम करता है। कैसे? जैसे कि कोई अम्ब्रेला को आप ले लीजिए, यानी कि एक छाता लीजिए, तो छाता जिस तरह से हमें सनलाइट से आने वाली हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह से एक ओजोन गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में प्रेजेंट होती है। वो हमें सनलाइट से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसे अर्थ पर पहुंचने से रोकती है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये अर्थ है, ओके, और इसके ऊपर ओजोन लेयर है, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये। तो सनलाइट से आती है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, उसे ये यहीं पे रोक लेती है, जिसके कारण से अर्थ पर वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अगर वो अर्थ पे पहुंचे तो इन अल्ट्रावायलेट रेज के कारण एनिमल्स में कई तरह के डिजीज़ हो जाते हैं, स्किन के और आइज़ के, और ये प्लांट के ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ओजोन लेयर है वो हमारे एनिमल्स को और प्लांट्स को इन हार्मफुल अफेक्ट्स जो अफेक्ट्स हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट में है उनसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, आगे देखिए पॉल्यूशन ऑफ एयर।
तो अभी हम सब ने पढ़ा ये कि हम एयर का इम्पोर्टेंस क्या है एनिमल्स और साथ ही साथ प्लांट्स के लिए। तो अब हम ये देखेंगे, पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि जो हवा हम सांस में लेते हैं वो प्योर है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्विंग द प्योरिटी ऑफ एयर, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के द्वारा बताया गया है। तो चलिए उस एक्टिविटी को देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एयर प्योर है कि इम्प्योर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस सीलिंग फैन को के ब्लेड्स को साफ़ करना है। इसके ब्लेड्स यानी कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये वाली, इसे साफ़ कर लेना है और फिर इसे 1 वीक के लिए यूज़ करना है समर के, स्पेशली समर सीजन में। विंटर में तो आप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो ठंडी लगेगी। तो समर के सीजन में इसको यूज़ करिए 1 वीक तक, और उसके बाद आप उसको इसके ब्लेड को ऑब्जर्व करिए। तो आप क्या पाएंगे कि इसके जो ब्लेड के किनारे हैं ना, इन पर डस्ट इकट्ठा हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर में कितना ज़्यादा डस्ट है, क्योंकि जब पंखा चलता है तो वो डस्ट इनके पंखुड़ियों पे चिपक जाता है। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी है जिसमें आप एक प्लांट को लीजिए और उस पर वाटर डाल के उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए और 3-4 डेज़ के लिए उसे खुले में छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि 3-4 डेज़ के बाद उसके पत्तों पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ गई है। इसी तरह से आप एक डार्क रूम यानी अंधेरे रूम में एक पतले से छेद से रोशनी पास करिए, या फिर आप अंधेरे रूम में टॉर्च मारिए। तो उससे आपको उस रोशनी में जो एयर में जो भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, वो सब आपको दिखाई देगा। और जब कभी आप बिजी रोड पे रोड क्रॉस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी आईज़ में इरिटेशन होता है या गले में इरिटेशन होता है। तो ये सब किस लिए होता है, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उनसे जो धुआं निकलता है और जो हार्मफुल गैसेज़ हैं ये सभी एयर में मिक्स हो जाते हैं। इसी कारण से ये सब इरिटेशंस होता है। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को जब हमने देखा तो ये हमें क्या दिखाता है कि जो एयर जिसे हम सांस में लेते हैं वो हमेशा प्योर नहीं होता है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि डस्ट और सूट वगैरह। इसमें कुछ जर्म्स भी हो सकते हैं, इसमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह। तो इस तरह के जो एयर जिसमें कि ये इम्प्योरिटीज़ होती है इसे क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है इन पॉल्यूटेड एयर में उन्हें क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और ये पॉल्यूटेंट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स और दूसरा होता है सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। तो जो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें गैसियस पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। और फिर स्मोक, डस्ट, जर्म्स वगैरह जो हवा में मौजूद होते हैं इनके पार्टिकल्स, इन्हें सॉलिड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो किस तरह से एयर जो है सो वो पॉल्यूटेड होता है, तो यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं जिसके कारण से हवा जो है वो पॉल्यूटेड होता है। तो ये कारण क्या है, जैसे कि स्टॉर्म यानी कि तूफान, आंधी तूफान वगैरह जब चलती है तो जो ग्राउंड में ज़मीन पे जो डस्ट होता है वो सब उड़ता है, तो उससे पॉल्यूशन होता है। या फिर जो खान वगैरह होती हैं वहाँ पे पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं, कोड़ के निकाले जाते हैं, पत्थरों की क्रशिंग होती है, तो वहाँ पर भी जो स्टोन्स टूटते हैं तो उसमें से भी स्टोन्स के डस्ट उड़ते हैं। व्हीकल्स के द्वारा निकलने वाले जो धुएँ हैं, जंगलों में कई बार आग लग जाती है तो उससे भी जो स्मोक होता है। फिर जहाँ पे कोयले से बिजली वगैरह बनती है तो कोयले का यूज़ होता है, जिन पावर हाउसेस में उनको जलाया जाता है, तो उससे जो धुआं होता है उससे भी। घरों में या खुले जगहों पर जब लकड़ी, काऊ डंग, केक और गार्बेज वगैरह जलाया जाता है तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। और फिर जब कभी हम खांसते या छींकते हैं तो उससे जो जर्म्स निकलते हैं उससे भी हमारे इन्वायरमेंट में जो है इम्प्योरिटीज़ आती है। तो इस तरह से और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, इतने कारण हमने देख लिए। तो आगे देखिए बताया जा रहा है डू यू नो में क्या, कि पहले जब, अब के समय में तो उतना नहीं है लेकिन पहले कुछ समय पहले क्या था कि लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा चूल्हे का यूज़ करते थे। उसमें वे काऊ डंग केक का यूज़ करते थे, यानी गोबर के उपले, लकड़ी वगैरह, थ्रैश वगैरह कुकिंग फ्यूल के रूप में, यानी खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में यूज़ करते थे, जो कि इंडिया में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स था। और ये इतना बड़ा सोर्स था कि अगर हम किसी ऑर्डिनरी कोयल को प्रोड्यूस करते थे तो उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा हायर स्मोक ये प्रोड्यूस करते थे, जो घरों में जलने वाले चूल्हे वगैरह थे उनसे। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इस तरह के जो चूल्हे हैं वो अब क्या हो रहे हैं, समय के साथ कम होते जा रहे हैं। आगे हमारा है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं वो पॉल्यूटेड होता है, उसमें डस्ट होते हैं, स्मोक्स होते हैं और हार्मफुल गैसेस होते हैं। इससे हम कई सारे प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि सफोकेशन, दम घुटना, खांसना, हेडेक और भी कई सारे। तो पॉल्यूटेड एयर हमारे स्किन और आईज डिसीज़ का भी कारण बन सकते हैं।
गैसेज जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर जो, और फिर जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी वही जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है, ये सभी क्या होते हैं इन्वायरमेंट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और फिर जब वहाँ से भी बारिश होती है तो उस रेन वाटर में वो मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण से जब ऐसा रेन होता है तो ये जो ऑक्साइड्स वाले हैं पॉल्यूशन वाले वाटर से जब मिक्स हो जाता है रेन में, तो जब बारिश होती है तो वो एसिड वहाँ बना लेते हैं, और इस तरह से जो बारिश होती है उसे एसिड रेन कहते हैं। और जब ये एसिड रेन होता है तो ये फसलों को डैमेज करता है, और जहाँ मिट्टी पे गिरता है तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी को भी कम कर देता है। और ये एसिड रेन जो मार्बल से बने हुए मोनूमेंट्स होते हैं उन्हें भी डैमेज करता है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि ताजमहल के आसपास जो है वो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि उनसे पॉल्यूशन होता है, और वो पॉल्यूशन क्या धुआं वगैरह जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, और फिर वहाँ पे रेन वाटर के साथ मिलके एसिड रेन करता है, जिसके कारण से मार्बल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो ताजमहल है वो मार्बल से बना हुआ है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और कुछ और गैसेस की उपस्थिति में जब हवा में होती है उसके कारण से एक ऐसी घटना घटती है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये जो घटना होती है ये अर्थ को सुटेबली वार्म रखने में हेल्प करती है, यानी जितना वार्म अर्थ को रहना चाहिए उतना वार्म रखने में हेल्प करती है। कौन? ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन जब ये गैस एक्सेस मात्रा में हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण बनता है। और इससे क्या होता है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो पोलर एरियाज़ हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जो आइस जमे हुए हैं वो आइस कैप क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, जिसके कारण से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और विनाश हो सकता है। कैसे? जब वो आइस कैप वगैरह बहुत ज़्यादा पिघलेंगे तो क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे, तो वो समुद्र में वाटर लेवल बढ़ जाएगा और ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, जो लैंड एरिया है वो सब डूबने लगेगा जो किनारे का है, इसलिए इससे ये नुकसान हो सकता है। देखिए आगे दिया हुआ है कि एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यहाँ पे कई सारे तरीके दिए गए हैं। फर्स्ट है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उनका, जिसमें वो अपने लिए फूड बनाते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करता है, और जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर रहना चाहिए डिज़ायरेबल लेवल का, यानी जो टेम्परेचर रहना चाहिए उसको बनाए रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज़ यानी कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई है उसे रोकना चाहिए। लेज़र यूज़ ऑफ व्हीकल्स का कम यूज़ करना चाहिए। हमें ऑफिस जाने के लिए पर्सनल व्हीकल्स के बजाय बस या मेट्रो का यूज़ करना चाहिए, या फिर हम सभी शेयर करके भी यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स का ऑफिस जाने के लिए। इससे क्या होगा, रोड पर जो व्हीकल्स की संख्या है वो कम होगी, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो स्मोक है वो कम रिलीज़ होगा और कम होगा। हमें रेगुलर अपने व्हीकल्स का चेकअप कराना चाहिए कि वो ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है, ज़्यादा धुआं तो नहीं छोड़ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हमें तुरंत ही उसका रिपेयर कराना चाहिए। हमें क्लीनर फ्यूल्स यानी अच्छे टाइप के फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे एलपीजी, हमें खाना बनाने के एलपीजी या बायोगैस का यूज़ करना चाहिए, कोयले या फिर वुड और कावडंग की बजाय। और व्हीकल्स के लिए हमें सीएनजी का यूज़ करना चाहिए, जो कि अच्छा होता है। आगे डंपिंग द गार्बेज इन ए पिट, अब जो भी कूड़े कचरे होते हैं, गार्बेज होते हैं, उन्हें हमें जलाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए, गड्ढा खोद के उसमें दबा देना चाहिए, जिससे वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कंपोस्ट का यूज़ हम मैन्योर के रूप में यानी खाद के रूप में फसलों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज़, यानी ऊंची ऊंची चिमनीज़ बनाना। चिमनीज़ किसे कहते हैं, देखिए यहाँ ये पिक्चर में दिखाया गया है, इसे चिमनी कहते हैं। तो जहाँ पर पावर हाउसेस होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उन्हें ऊंची चिमनी बनानी चाहिए, ताकि जो स्मोक वहाँ से निकलता है वो बहुत ऊपर जा कर के एटमॉस्फेयर में निकले, ताकि हम उसे इनहेल ना कर पाएँ।
नेक्स्ट गुड हैबिट्स है कि हमें अब जब कभी भी हम स्नीजिंग यानी छींके या फिर खांसे तो हमें अपना नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए, ताकि जो जर्म्स हैं डिजीज़ वाले वो एयर में रिलीज़ ना हों। और हमें एयर पोल्यूशन को कम करने की और भी तरीके सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी को बिल्कुल एक्टिव होकर के इस इम्पॉर्टेंट टास्क में इन्वॉल्व होना चाहिए। हर एक ईच एंड एवरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने का प्रयास करे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।